हाँ, इधर देखिए, हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मिरर होगा जिसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो आपको यहाँ सामने में एक स्फेयर नजर आ रहा है। सामने में एक स्फेयर नजर आ रहा है। हाँ, तो दिखने में भले ही आपको सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको क्या मानिएगा, स्फेयर मानिएगा। स्फेयर मानने का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा फुटबॉल टाइप का होगा, ये है कि नहीं। चलिए, अब क्या करना है ना, आप इसको कहीं साइड से इधर से ऐसे काट दीजिए। तो काट के जब आप अलग करिएगा तो कुछ इसी टाइप से ना अलग होगा। ये तगाड़ी टाइप का ही ना आपको दिखेगा। ये जो मैंने तगाड़ी टाइप का नहीं दिखेगा। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ना बाबू, शकल से वो ऐसा होता है, वो तगाड़ी टाइप का होता है, ऐसा इस टाइप का होगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा, कितने लोग समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, लगा है, ठीक है। आप जो है देखिए, अभी क्या है कि आप बाद में हल्ला करिएगा। अगला 5 मिनट एकदम चुप रहिएगा, अगला 5 मिनट, ठीक है। 15 हो रहा है, 20 तक तुमको चुप रहना है, उसके बाद हल्ला कर लेना, ठीक है। हाँ, तगाड़ी आप समझते हैं ना, वो जब घर बनता है तो बालू और सीमेंट ढोने के लिए यूज किया जाता है, मसाला ढोने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है। अब मान लो कि इसमें अगर हम लोगों ने ये धसे हुए हिस्से की सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग करने का मतलब हुआ सिल्वर कलर से पेंट कर। सिल्वर कलर से इसलिए पेंट किया जाता है कि वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा अगर आपको कराना है तो कौन से कलर से होता है? सिल्वर कलर से। तो अगर आपने अंदर धसे हुए सरफेस की सिल्वरिंग कर दी का मतलब हुआ कि इधर से आपको रिफ्लेक्शन नहीं कराना है, किधर से कराना है? हाँ, तो एक काम करिएगा कि आप ये वाला जो हिस्सा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है। हाँ, तो आप क्या करिए ना, ये बाहर वाले सरफेस को थोड़ा रफ बना दीजिए। ये रफ बना देने का मतलब हुआ ना कि रिफ्लेक्शन हमको कहाँ से कराना है? इधर से, अंदर वाले हिस्से से, धसे हुए हिस्से से, उभरे हिस्से से आप रिफ्लेक्शन मत कराइएगा। क्लियर है? चलिए, इसको बोला जाता है कॉनकेव। क्या बोला जाता है? कॉनकेव। अच्छा, याद करना भी बड़ा आसान है। केव का मतलब गुफा होता है। गुफा समथिंग जो धसा हुआ हो, तो ऐसे धसे हुए हिस्से को हम लोग कॉनकेव बोलेंगे। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए सिल्वरिंग आपने इस उभरे हुए हिस्से की बाबू, सिल्वरिंग आपने किसकी की? उभरे हुए हिस्से की। यानी अब आप रिफ्लेक्शन किससे कराना चाहते हैं? इस वाले हिस्से से कराना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इस केस में हम क्या करेंगे बताइए? हम लोग ये अंदर वाले हिस्से को ना ऐसा रफ बना देंगे, यानी जो भी रिफ्लेक्शन कराना हम इधर से कराएंगे, उभरे वाले हिस्से से। इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? ठीक ठीक ठीक, सही सही सही। इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, है कि नहीं? अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण है वो। क्लियर है? चलिए, लेकिन आज के बाद से जब कभी भी हमको मिरर्स ड्रॉ करना होगा ना, तो हमें इतना 3D ड्रॉ करने उतना फुर्सत नहीं होगा हमारे पास। हम इसको 2D में कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। मतलब ये वाली चीज को मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये आपको समझना होगा कि एक्चुअल में ये कोई कर्व नहीं है, कोई लाइन नहीं है, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा सरफेस है। क्लियर है? चलिए, और इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को अगर आपको डिनोट करना होगा, आप ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर? चलिए, स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स देखेंगे। द फर्स्ट टर्म इज क्या? पोल। तो बाबू, पोल होता है मिरर का एकदम मिडिल पॉइंट। तो इस मिरर का मिडिल पॉइंट यही ना है, और इस मिरर का मिडिल पॉइंट ये है, तो हम इसको बोलेंगे पोल, इसको भी बोलेंगे पोल। क्लियर है? अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जाहिर सी बात है, ये मिरर किसी स्फेयर से ही ना काटा गया होगा। तो उस स्फेयर को अगर हम याद करें तो शकल से वो स्फेयर ऐसा ही ना होगा, उसी वजह से इसको काटा गया होगा। तो इस स्फेयर का सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, तो उसका सेंटर कहीं यहीं पर ना होगा। इसी को बोला जाएगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय सी। ये जिस स्फेयर से काटा गया होगा
वो स्फीयर आपको वैसा दिखेगा कि नहीं? और उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा कि नहीं? इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाई, बाबू इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई आर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बोलिए, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी कहाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा। वेरी गुड। फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस। मिरर का फोकस क्या होता है? तो इधर नहीं देखने का है, इधर देख कर बताइए कितने लोग बताना चाहते हैं मिरर का फोकस क्या होता है? चलो बोलो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे टोपी में बॉय लिखा हुआ है, मतलब बताओ यहाँ किसको डाउट है? अच्छा कोई बात नहीं, ये अरे ये ऐसा ही कॉमेडी पर्पस से था। हाँ बोलो बाबू बोलो, कोई बात नहीं है, बोलो बोलो। ए फोकस के बारे में फोकस करिए आप लोग, बोलो बाबू। हाँ इनफाइनाइट से रे आ रहा होगा का मतलब जो पैरेलल रे होगा। हाँ ये बोलिए, बहुत बढ़िया। मिरर से टकरा के रिफ्लेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसी पॉइंट को बोला जाता है, यही ना फोकस हुआ है, यही फोकस हुआ। लेकिन ये अधूरा एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, आप फंस सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे आप फंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, तो थोड़ा लंबा चौड़ा मिरर बना दिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सुन रहे हो? और आप अच्छा तो इसी में कहीं सेंटर होगा कि नहीं? यहाँ पर होगा बाबू। अब एक काम करिए, आप ना एक रे को बिल्कुल यहाँ ऐसे भेजिए, ये है इंसिडेंट रे। कैसा? जो आके टकराया वो इंसिडेंट रे है। अब क्या है कि आपको अगर रिफ्लेक्शन कराना है तो आपको नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। और स्फीयर एंड सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके किसी भी पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा वो हमेशा किससे होके गुजरता है? सेंटर से होके गुजरता है। तो जब अगर आप नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करिएगा तो द नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस, इधर की तरफ ऐसा होगा। अरे बोलिए। उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग एंगल ऑफ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करते हुए ड्रॉ करेंगे तो कहाँ आके कट किया? यहाँ आके कट किया। कोशिश किया है मैंने कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर रहे, थोड़ा बहुत एक आध डिग्री इधर उधर होगा तो भूल चूक लेनी देनी है कि नहीं? हाँ ये बताइए, क्या आप तैयार हैं इस पॉइंट को फोकस कहने के लिए? तैयार हैं आप? फोकस यही होता है। अरे 10th क्लास में कम से कम यार तुम लोग एग्जाम दे के आने वाले लोग हो ना, तो अब ना हम बोले कि एक मेन गड़बड़ कहाँ है, ये तो ऐसा ही आया है सर। ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे इसको फोकस, मेरा दिल नहीं कह रहा है, क्योंकि बाबू फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। याद आया? बीच में का मतलब मिड पॉइंट पे होता है। अब सुनिए, अगर मैंने एक रे को ऐसा भेजा तो अब जब आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा ना तो द नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस ना। और अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करते हुए लाइन ड्रॉ करिएगा तो वो लाइन कहीं यहाँ आके कट कर रहा है, देख लो। ऐसा जबरदस्ती नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ रे डायग्राम, एकदम मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। अरे बोलिए ना, और नजदीक ले आइए, और नजदीक रे को ले आइए, आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कराइए। तो अगर आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कराइएगा ना और नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, कुछ भी हो जाए नॉर्मल को तो हमेशा कहाँ से पास करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और अब जब इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और तो हो सकता है वो कहीं यहाँ आके कट करे। क्या ये सारे पैरेलल रेज, अरे थे तो सब पैरेलल ही ना, प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या इधर 3 को फोकस होगा? एक मिरर का एक ही फोकस होता है। तो आपने जो डेफिनेशन बोला है या 10th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, एक्चुअली अधूरा, और अधूरा क्या, हम तो उसको गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि पैरेलल रे तो बच्चों ये भी है। अरे बोलो,
और वो बिल्कुल यहाँ कट कर रहा है और हम इसको फोकस कहने के मूड में नहीं है। तो सवाल है कि तब किसको फोकस बोला जाए? तो सुनिएगा, ये जो आपने बोला ना कि कोई भी पैरेलल रे, पैरेलल के साथ एक और वर्ड यूज करिएगा, पैरेक्सियल। क्या बताइए, ये पैरेक्सियल वर्ड सुना था आप लोगों ने? पैरेलल एंड पैरेक्सियल। एंड पैरेक्सियल का मतलब होता है वेरी नियर टू क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी नियर टू। सुन रहे हो? यानी कि बच्चों इन तीन रेज में पता है फोकस के सबसे करीब कौन वाला पॉइंट होगा? नहीं, हाँ मतलब इन तीन पॉइंट्स में पता है फोकस के सबसे नजदीक, सबसे आसपास में कौन सा है? ये वाला, ये वाला, क्योंकि यही ना प्रिंसिपल एक्सिस का सबसे नजदीक है। लेकिन फिर भी हम इसको अभी भी फोकस, वेरी नियर का मतलब हुआ ना बच्चों कि आपको एकदम सटा के, एकदम सटा के, समझ में आया? ऐसा आपको करना है। अब क्या है कि अगर मैं एकदम ऐसा सटा के ड्रॉ कर दूं तो अभी क्या है कि मैं रे डायग्रामी ढंग से ड्रॉ, अभी क्या तो कहाँ कैसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा नॉर्मल भी एकदम ऐसा आया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम एकदम ऐसा आया, और अल्टीमेटली वो तो कहीं ना कहीं कट करेगा ना। आप समझ रहे हैं? तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे करीब है, एकदम सटा हुआ है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आए देखते हैं हम लोग। पढ़िएगा। हैं? नहीं, अब वो नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, अब वो जा चुका है। देखो 1 करोड़ का बात सीख लिया है वो। तुम लोगों से यहाँ का फीस सधाया नहीं जा रहा है, अब वो 1 करोड़ का बात देखो सीख लिया है। फोकस जो है, अच्छा मैं शांत रहिए। फोकस जो है बाबू वो इट इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल एंड पैरेक्सियल, ये दोनों वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। और पैरेक्सियल के बारे में बता दिया गया है कि वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो पैरेलल एंड पैरेक्सियल रे कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। हम यहाँ एक रे भेजते हैं पैरेलल। अरे बोलो, लेकिन यार अब क्या है ना कि अब मैं बहुत सटा के ड्रॉ करूंगा तो क्या मैं ड्रॉ कर पाऊंगा ठीक से? तो मैं ड्रॉ भले बहुत दूर करूंगा लेकिन तुम समझना कि ये बहुत करीब है, ये दूर होते हुए भी बहुत करीब है कि नहीं? ये सब तो समझ में आएगा ही। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे समझिए। अब आपको अगर रिफ्लेक्शन कराना है तो देख लो उसको, कुछ उस बगल वाले को समझाओ अपने। नहीं आप बदतमीजी मत करिए ना, आप मैं बदतमीजी मत करिए, ठीक है? आप लोगों को नहीं तो हंसने का मतलब बदतमीजी थोड़े होता है यार, गजब कर रहे हैं हंसने का। और उसका भी एगो लिमिट ना होता है, गाधा नहीं ना हो कि एक बार शुरू हो गए तो आदमी हो तो अगर आपको हंसी आ रहा है तो ऐसे मुंह दाब के भी मत बैठिए, लेकिन उसका भी लिमिट होता है। 2 सेकंड 10 सेकंड आप हंसिए, लेकिन उसके बाद चुप हो जाइए। जब मैं कुछ बोलने लगूँ ना तो उसके बाद आप हंसते हुए नहीं दिखने चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ। मैं कह रहा हूं कि दिखने में ये दूर है लेकिन ये है बहुत, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है। किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। बिना नॉर्मल के आप सही रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाइएगा। और आप जानते हैं इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो कहाँ से होकर पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगा ना, यही आपका नॉर्मल है। और उसके बाद हम रिफ्लेक्शन कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के लिए हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो ना। तो इसने इस पॉइंट पे कट किया है बच्चों, इसी को ना बोला जाएगा फोकस। आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर आप किसी रे को इंसिडेंट करिएगा तो रिफ्लेक्शन इसमें भी कराना है।
नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। नॉर्मल नहीं ड्रॉ करोगे समझ में नहीं आएगा इसको हम किधर भेजें, इधर भेजें, किधर भेज दे, किधर भेज दे, किधर भेज दें। नॉर्मल ड्रॉ करिएगा वो सेंटर से होके पास करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर ही ना होना चाहिए, मैंने रिफ्लेक्टेड रे इधर ही ना होना चाहिए, तब ना आई बराबर आर कर पाएंगे हम लोग। अरे बोलिए ना, नॉर्मल के एक साइड में आई होता है दूसरे साइड में, तो जब इस साइड में आई है तो आर उधर ना होगा, तो बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टेड रे उधर जाएगा। लेकिन ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, तो जब नहीं कट करते हैं ना जबरदस्ती कट करा देते हैं हम लोग, तो जबरदस्ती कट कराने के लिए इसको पीछे बढ़ा देंगे तो ये इसी पॉइंट पे ना कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए ये हो गया इसका फोकस। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। अगला है फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ होता है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो ये पोल है और ये फोकस है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को ही ना बोला जाएगा फोकल लेंथ। बाबू ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच के डिस्टेंस को ही ना बोला जाएगा फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेंथ। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, ये देखो क्या हाँ ये लड़का बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है कि सर फोकल लेंथ ये इतना ही काहे बोले, इतना ही ना, ये भी तो फोकल लेंथ है ना, एकदम फोकल लेंथ है। लेकिन ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये हमारा अगला ही टॉपिक है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम क्या? तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करना पहले हम कहाँ चढ़ नहीं जाएंगे, मैंने कहाँ चले जाए पोल पर तुम ले जाके चढ़, तुम लोग पोल पर चढ़ जाएगा। कहीं भी कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा पहले कहाँ जाना है? आपको पहले पोल पे जाना है। तो इसीलिए पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोला जाएगा फोकल लेंथ। इधर मेरी तरफ देखो, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस। क्लियर है? एक और चीज है बच्चों, अपर्चर। अपर्चर का नाम सुना है आप लोगों ने? आप बताइए ना अपर्चर क्या होता है? हैं? अपर्चर जो है ना वो रिलेटेड है साइज ऑफ मिरर से। मिरर का साइज अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अपर्चर का माना जाएगा, मिरर का साइज अगर कम है तो वो कम अपर्चर का माना जाएगा। और साइज के लिए डिसाइडिंग फैक्टर ना बच्चों ये कर्व नहीं होता है, ये चीज होता है, ये चीज। एक मिनट रुकिए, अगर मैंने यहाँ एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करके मैंने बोला कि थोड़ा ज्यादा अपर्चर का एक मिरर काटो तो इसमें से, तो नहीं, मैं मैक्सिमम बोलता ना तब आप बीच में से काटते हैं। थोड़ा ज्यादा अपर्चर का काटना है, लीजिए ज्यादा अपर्चर का मिरर है, ये नहीं है आप इसको निकालें, अब बड़ा सा मिरर मिलेगा। मैंने कहा इसी में से एक छोटे अपर्चर का मिरर काटिए। आप क्या करिएगा? अब थोड़ा साइड से यहाँ से ये छोटे अपर्चर का मिरर हो गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस बेचारे का जो ये वाला डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा है और इसका ये वाला डायमीटर थोड़ा छोटा है? तागाड़ी ये भी है लेकिन छोटा सा तागाड़ी है और ये थोड़ा बड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं? लेकिन अपर्चर के बड़े और छोटे होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे असर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब पे असर। बच्चों अगर मैंने ये मिरर भी काटा है ना तो इसका भी सेंटर यहीं पे है, और ये मिरर भी काटा होता तो इसका भी सेंटर यहीं पर होता। तो अपर्चर एक दूसरी चीज है, अपर्चर बस साइज ऑफ मिरर होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ से। अरे बोलना यार। हाँ, तो इसी डायमीटर को बोला जाता है क्या? अपर्चर। ये जितना ज्यादा होगा बोला जाएगा उसका अपर्चर उतना ही, जितना कम होगा अपर्चर उतना ही कम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन के लिए आप एक ही बात का ख्याल रखिएगा, सुन रहे हो? बात यह है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम मानेंगे पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन को मानेंगे नेगेटिव। अगर ये एक कॉनकेव मिरर है तो इसमें बताइए इंसिडेंट रे किधर से आएगा? इधर से ही ना आएगा? क्या कोई संभावना है इधर से आने की? रे तो आएगा लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिल्वरिंग हमने इधर का किया, इधर तो रफ सरफेस है। बोलिए जल्दी, अरे बोलिए जल्दी। तो चूंकि इंसिडेंट रेज इधर से आ रही है, इंसिडेंट रेज आर मूविंग अलोंग राइट डायरेक्शन आपके हिसाब से। अरे कैसे जा रही हैं?
राइट की तरफ जा रही हैं, बोलो ना। इसका मतलब हुआ राइट डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। एंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम क्या? पोल। तो बाबू यही ना पोल होता है। तो पोल से तुम राइट जाओगे तो तुम मेजर करोगे पॉजिटिव। पोल के राइट साइड में कुछ भी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोकस हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, सबका डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा? सब लोग नहीं बोल रहा है, ऐसे में कैसे मजा आएगा यार? ये भी दूसरा तीसरा क्लास है, हैं? चौथा कर देंगे तुम्हारा हम, समझा? ये बाबू, ये जो है पोल से आप राइट साइड में जाइएगा तो हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करें, क्योंकि कभी भी इंसिडेंट रेज किधर से आएंगे बताइए? इधर से आएंगी। तो इसीलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, और जाहिर सी बात है तब इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। क्लियर है? बोलिए जल्दी। इसमें बताइए तो, इसमें इंसिडेंट रेज किधर से आएंगी? इसमें इंसिडेंट रेज इधर से ना आएंगी, समझ रहे हो? इंसिडेंट रेज तो इधर ही से आएंगी, उधर से आने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में भी अगर हम इसको पोल मान लें तो बाबू इंसिडेंट रेज तो इधर से आएंगी, का मतलब हुआ पोल से अगर आप इधर जाइएगा तो, और पोल से इधर जाइएगा तो नेगेटिव। ये बात समझ में आई? बोलिए। चलिए, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट या इमेज का हाइट मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा ना रखा होगा, मान लो इसका इमेज यहाँ बन गया, तो ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट ऐसा वर्टिकल दिखाया जाएगा। तो वर्टिकल के लिए भी साइन कन्वेंशन हमको चाहिए। तो बच्चों ट्रेडिशनली जो हम लोगों ने पढ़ा है, ऊपर के डायरेक्शन को और नीचे के डायरेक्शन को यही फॉलो करेंगे। और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए ना तो ऐसा कुछ इसमें खास हमने देखा नहीं है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, वही चीज़ ना आया है? नहीं समझ में आया ये? लेकिन अब सुनिए, मेन कंक्लूजन यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इधर का मतलब हुआ मिरर के पीछे, नहीं समझे? इधर का मतलब हुआ मिरर के पीछे अगर कुछ है उसका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा विथ पॉजिटिव साइन। याद रखोगे? चलो सब लोग मिलके दोहराओ। मिरर के पीछे पॉजिटिव, मिरर के पीछे कुछ भी रहेगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट रहा मिरर के पीछे अगर तो पॉजिटिव, इमेज रहा पॉजिटिव, समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा सब पॉजिटिव। लेकिन मिरर के सामने जैसे यहाँ कुछ है तो मेजर करने के लिए पोल से आपको इधर ना जाना पड़ेगा, यानी आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। बोलिए जल्दी। मिरर के सामने कुछ भी है तो उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम किस साइन के साथ मेजर करेंगे? तो ये मेन बात याद रखना, मिरर के सामने देखिए, भटभटाइए मत अभी, एक बार में सही बोलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होता है तो इसी में होता है। सब कैलकुलेशन सही कर लेता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस लगा देता है। तुम समझ रहे हैं? तो बताओ, मिरर के सामने, मिरर के पीछे, मिरर कैसा भी हो, मिरर के पीछे, मिरर कॉनकेव हो, मिरर के पीछे, मिरर कॉन्वेक्स हो, मिरर के पीछे, कुछ भी हो, मिरर के पीछे पॉजिटिव, मिरर के सामने नेगेटिव। क्लियर है? याद रखोगे? आगे बढ़ जाएं हम लोग। चलिए अब सुनिए, ये एक सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सही है कौन गलत है। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलिए, ए नंबर ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिव। कोई भी मिरर हो,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी नेगेटिव। सही है कि गलत है? बोलो, कितने लोग सही बोल रहे हैं कि सर मिरर कुछ भी हो, वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही ना होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे भी हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपको वो वाली बात याद है? बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर के सामने है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, रेज ऐसी निकलेंगी इसमें से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो इंसिडेंट रेज हैं वही कन्वर्जिंग हो जाए। तो अगर इंसिडेंट रेज ही कन्वर्जिंग है तो क्या ऑब्जेक्ट इधर है? कहीं इधर ऑब्जेक्ट है? नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को ना ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ ना होगा। तो आप बताइए, क्या ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे नहीं हो सकता है? हो सकता है। और जब मिरर के पीछे होगा तो वो खैर हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्चुअल होगा। तो ये जो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी नेगेटिव, गलत ना बोल रहा है। ऑब्जेक्ट चूंकि मिरर के पीछे भी हो सकता है, तो इस केस में बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे, और इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग, हाँ, तो ये मस्ट लगा देने से गलत हो जाएगा। ये हो गया बच्चों गलत। सेकंड नंबर ऑप्शन कि कॉनकेव मिरर के केस में, अच्छा पहले कॉन्वेक्स बोला है, कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी पॉजिटिव। एकदम कंफर्म है ये, एकदम कंफर्म। एक मिनट देखिए इधर, एक मिनट रुकिए। ये कॉनकेव मिरर है, एकदम कंफर्म है कि इसका सेंटर इधर ना होगा। क्या कोई भी संभावना है इसका सेंटर इधर होने की? तो इसका फोकस कहीं इधर ना होगा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर क्या? कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई इसमें क्या कहा जाता है, डाउट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इसको एक कंक्लूजन की तरह याद रख सकते हैं। कॉन्वेक्स सुनते ही फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या याद आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये सब मिरर के पीछे आता है। अरे बोलो, तो जो अगर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, तो कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल नेगेटिव एकदम। और ये सेम चीज ना हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे उसमें भी रिपीट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स फिर से कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? क्योंकि फोकस मिरर के पीछे होता है, मिरर के पीछे पॉजिटिव, मिरर के सामने नेगेटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ, हालांकि उसमें एक एक्सेप्शन आएगा, लेकिन जनरली मतलब 99% केस में हम लोग वही लेके चलेंगे। क्लियर है? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। याद रखोगे? चलो ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर मस्ट बी पॉजिटिव एंड कॉनकेव मिरर मस्ट बी क्या? नेगेटिव। हाँ बोलो। मैं समझा नहीं, ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ऑब्जेक्ट बोला किसको जाता है? इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो ठीक है, हुआ ये। तो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट पीछे ही ना है, तो इसी को ना हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या मतलब प्रैक्टिकली कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, फील की बात नहीं है। सुनिए एक मिनट, आपको क्या लग रहा है? पहले शांत हो जाइए ना। आपको क्या लग रहा है, दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? मैं ऑब्जेक्ट हूं? नहीं हूं। आपको पता, आप मेरा इमेज देख रहे हैं, आपके आंख में लेंस लगा है। खतरनाक आदमी, तुम्हारे आंख में लेंस लगा है, तो तुम क्या मुझको एज ऑब्जेक्ट देख रहे हो कि अपने तुम्हारे आंख ने जो इमेज बनाया है रेटिना पे, वो इमेज देख रहे हो? तुम भी इमेज दो। दुनिया में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, अब ये ज्यादा नहीं करिए। ये आप बात समझ रहे हैं?
तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और लेंस होता है। हम अपने लिए कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ इमेज नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है? मिरर के लिए होता है, चाहे लेंस के लिए होता है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होता है, चाहे किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए होता है। तो इससे पूछा जाएगा कि बताओ तुम किसको ऑब्जेक्ट मानते हो, तो ये बोलेगा कि जो इंसिडेंट रेज आ रही है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। ये सब मानने वाली बातें, आप समझ रहे हैं? हम लोग, अच्छा आपको क्या लगता है, हम लोग जो देखते हैं, एक मिनट रुकिए, हम लोग जो, आपको क्या लगता है, हम लोग प्रेजेंट देखते हैं? अभी आप सूरज को देखिएगा, शांत रहिए, अभी जस्ट आंख खोला, सूरज दिखा मुझको, अगर आपको क्या लग रहा है? सूरज को मैं अभी प्रेजेंटली देख रहा हूं। सूरज का लाइट निकल के मेरी आंख तक पहुंचेगा तब मुझको सूरज दिखेगा, और सूरज का लाइट निकल के मेरी आंख तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। यानी मैं 8 मिनट पास्ट का सूरज देख रहा हूं अभी। आप नहीं समझे, सूरज में से लाइट निकल गया, हो गया, हो सकता है उसके बाद सूरज गायब हो गया हो। अब वो लाइट आ रहा है, 8 मिनट समय लगा मेरी आंख तक पहुंचने में, आप समझ रहे हैं? तो मुझको तो अब न दिखा। तो हम लोग 8 मिनट पास्ट के सूरज को देखते हैं। एक बात बताता हूं मैं आपको, हम लोग जो सितारे देखते हैं, सितारे देखते हैं, चांद नहीं, सितारे देख, आपको पता है कि वो कई लाइट ईयर्स दूर होते हैं हमसे, और कई नहीं, कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर, कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर होते हैं। यानी कि एक तारे के लाइट को हमारी आंख तक पहुंचने में कई करोड़ साल समय लग जाता है। तो आज अगर आप किसी सितारे को देख रहे हैं ना, समझ लीजिएगा उस स्थिति में वो आज नहीं है, वो आज से कई करोड़ साल, हो सकता है वो 2-4 करोड़ साल पहले वो खत्म हो गया हो, वहां नहीं हो, लेकिन वो हमको आज दिख रहा है। तो पहली बात कि ये पूरी दुनिया भ्रम है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। चलो शांत हो जाइए। तो सुनिए, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि फलाना ऑब्जेक्ट तो चिलाना इमेज, और ये कॉन्सेप्ट हम किसी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग ढेर चार्ट देता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का कन्फर्म है कि पॉजिटिव होगा, कॉनकेव, सॉरी लेंस बोल रहा हूं, मिरर का पॉजिटिव होगा और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होगा। ये तो सही हो गया। अगला, यू मे बी नेगेटिव फॉर बोथ, मे बी नेगेटिव फॉर बोथ। तो मे बी का मतलब हुआ ना कि पॉजिटिव होने की भी संभावना है, हो सकता है नेगेटिव का मतलब हुआ नहीं भी हो सकता है। तो सही है, क्योंकि पॉजिटिव भी तो होता है। ये वाला अपने मस्ट की वजह से ना गलत हो गया था, ये मैं बोल रहा है तो ये चलेगा। बोल रहा है फोकल एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर में भी नेगेटिव, माने कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है, अच्छा में भी नेगेटिव बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स का में भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव भी हो सकता, पॉसिबल है। इसका फोकस तो हमेशा इसके पीछे ही रहेगा, तो में भी नेगेटिव नहीं होगा, मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। एंड कॉनकेव मिरर का में भी पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर का मस्ट भी नेगेटिव होता है, तो में भी पॉजिटिव तो गलत ना हो गया। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हैं? बी और सी ऑप्शन। पता नहीं आपको समझ में आएगी ना। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से खाली साइन कन्वेंशन को समझने के लिए दिया था। क्लियर है? चलिए एक और बात है, सुनिए। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय यू और इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय वी, ये दोनों अगर पॉजिटिव है बाबू, कंफर्म है कि ये दोनों कहाँ हैं? नहीं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मत बोलो, मार डालें।
कौन सी का कॉन्वेक्स कॉनकेव? अगर ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये ऑब्जेक्ट या ये इमेज कहां होगा? मिरर के पीछे होगा। और मिरर के पीछे रेज एक्चुअल में प्रेजेंट, और जब रेज एक्चुअल में प्रेजेंट ना हो तो वहां जो भी बनेगा वो कैसा होगा? अब ये भी ना, अब पहली बार तो आपको लगेगा कि पता नहीं, इसको याद करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सब धीरे धीरे अपने से याद हो जाता है कि जो पॉजिटिव डिस्टेंसेस आएंगी ना वो वर्चुअल चीजों को डिनोट करेंगी। अगर U पॉजिटिव आया का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे है तो वर्चुअल। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। इमेज अगर पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, कंफर्म है मिरर के पीछे होगा। मिरर के पीछे की चीजों को ही हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। बुझा रहा है रे? हाँ। और अगर मिरर के पीछे है वर्चुअल ही होगा, यानी पॉजिटिव चीजें वर्चुअल। लेकिन U और V अगर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के, और मिरर के सामने रेज एक्चुअल में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चीज है वर्चुअल, नेगेटिव चीज है रियल। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए रिलेशन देख, और एकदम चुप हो जाओ, समय कम है, जल्दी से हमको देखना है, ठीक है? हाँ, नहीं तो अगर चुप नहीं होगे, 10 मिनट समय चाहिए हमको और 10 मिनट पूरा एग्जैक्ट समय है, तो अगर चुप नहीं होगे बीच में बात करोगे ना तो उस 10 मिनट का मैं दूसरे रूप में यूज कर लूंगा। समझ रहे हो? हाँ। नहीं, एकदम सही। ये क्या है कि हमको R और F के बीच का रिलेशन देखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देखना है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखते हैं? कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। तो होगा कहीं इस बेचारे का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, बोलो जल्दी, कहीं यहाँ होगा, ठीक है? फोकस अभी हम ड्रॉ थोड़े करेंगे, फोकस को तो अभी हमको डिराइव करना है कि वो कहाँ होता है, बोलो बाबू। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जब भी कोई पैरेलल पैरेक्शियल रे, बोलो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके टकराए तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कुछ ऐसा ही ना होगा, और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एंगल I और एंगल R बराबर हो, तो ठीक उतना ही एंगल बना के आप इधर भेज दीजिए। आप मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होगा तो माफ करिएगा, लेकिन कोशिश मैंने किया है कि दोनों बराबर हो। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा? फोकस बोला जाएगा। क्लियर है? अब सुनिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कंफर्म है ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अंतः एकांतर कोण है। जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइंस हैं, अरे ये वाला लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हरा वाला लाइन एक इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं? तो बच्चों ये वाला और ये वाला बराबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा ये थीटा तो ये भी। अब ये थीटा तो ये होता है 2 थीटा। अब ये आपको याद है, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने कि इसका और इसका सम ये होता है, बोलिए जल्दी। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो इसको हमने 2 थीटा कहा। एक छोटा सा बस कंस्ट्रक्शन आपको करना है, और कंस्ट्रक्शन ये है कि द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए इसको M कहा जाए और इसको क्या कहा जाए? और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तो मैंने डिनोट ही नहीं किया, पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। चलिए ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब याद रखो बाबू, एक ही काम करना है, इस थीटा और 2 थीटा के लिए tan लिख लेना है, बाकी कहानी खत्म। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं tan थीटा। आप बताइए tan थीटा के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है कितना? mn, और बेस कितना है? nc है। आप cn बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसको nc लिख रहा हूं, एक खास वजह है, वो बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अब सुनिए, आपको ये एंगल छोटा एंगल दिख रहा है कि बड़ा एंगल दिख रहा है? कैसा एंगल दिख रहा है? मैंने काफी बड़ा दिख रहा है, कैसे छोटा दिख रहा है? अरे बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल बड़ा, वो बहुत छोटा है। वो इतना छोटा है कि लगभग उसको तुम 0 डिग्री बोलोगे।
पता है क्यों? क्योंकि ये रे इतना ऊपर नहीं है, ये रे एकदम सटा हुआ है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक रे को, मान लिया जाए कि मैंने एक रे को यहां भेजा है, रे को यहां भेजा है, समझ रहे हो? रे को यहां भेजा है, देखो ठीक है छोड़ दे रहा हूं, नहीं मार, चुप एकदम। आए हो ना पढ़ने? हाँ तुम्ही से बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक तो पढ़ो ठीक से। अगर रे को यहां भेजा जाए और मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका नॉर्मल होगा और ये कुछ ऐसा कर बड़ा तो दिख ही रहा है हमको। लेकिन अगर रे को मैंने यहाँ भेजा होता, तब जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता तो कुछ नॉर्मल ऐसा होता। आपको नहीं लग रहा है कि पहले से ये एंगल छोटा हो चुका है? और अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये एंगल भी छोटा होगा। और रे को अगर एकदम मैंने सटा के भेज दिया, बोलो जल्दी, अब जो तुम्हारा नॉर्मल होगा वो तो एकदम बिल्कुल ऐसा ना होगा। तुमको नहीं लग रहा है कि ये एंगल एकदम लगभग 0 है? नहीं समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये रे पैरेक्सियल होगा ना बाबू, तो ये एंगल इतना बड़ा नहीं होगा। वो तो आपको दिखाने के लिए मैंने ऊपर ड्रॉ किया है तो इतना बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज ये कैसा होगा? ये बहुत छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ ये बात लिखेंगे कि सिंस द रे इज क्या, द रे इज क्या, पैरेक्सियल। समझ रहे हो? देखिए एक बात है, ऐसा मत समझिएगा, मैं अपना मूड बहुत ठीक रखने की कोशिश कर रहा हूं। किसी दिन गड़बड़ हुआ ना तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, भूला नहीं हूं मैं। द रे इज क्या, और अगर रे पैरेक्सियल है तो बताओ थीटा लगभग लगभग बहुत छोटा होगा। और ये बात मैंने आपको बताया है बहुत बार, पता नहीं आपको याद है कि नहीं 11th क्लास में, कि साइन अगर थीटा बहुत बहुत तो साइन थीटा को लगभग लगभग थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी लगभग लगभग थीटा लिख सकते हैं, और बाबू साइन थीटा को लगभग लगभग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो टेन थीटा ना है, तो टेन थीटा को हम लगभग लगभग क्या लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, और एक बार टेन लीजिए आप किसके लिए, 2 थीटा के लिए। तो बाबू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर एक बार फिर से कितना है, और बेस कितना है, एन एफ है, एन एफ ना है, तो बेस आपका एन एफ है। अब अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो 2 थीटा भी तो बहुत बहुत छोटा होगा, बोलो। और अगर ये 2 थीटा बहुत बहुत छोटा है तो 10 यहां से हट जाएगा, अरे बोलो बाबू। तो ये बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, और आप इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 करिए। तो इधर इक्वेशन नंबर 1 में थीटा है और इधर इक्वेशन नंबर 1 में 2 थीटा है। ये देखिए, ये है आपका एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ और डिवाइडेड बाई, सॉरी एनसी ना था, ये एनसी था, ठीक। और इसमें है एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ, एम एन से एम एन कट जाएगा, एन एफ ऊपर जाएगा, थीटा से थीटा भी कटेगा, 1/2 इज इक्वल्स टू एन एफ डिवाइडेड बाई एन सी, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम क्या, पोल, यानी हर डिस्टेंस में एक पी का आना जरूरी है। ना इसमें पी है ना इसमें पी है, हमको पी तो लाना पड़ेगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये रे पैरेक्सियल है ना बाबू, तो ये n इज वेरी नियर टू p, ये n p के बहुत करीब होगा। कैसे करीब होगा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि रे यहाँ है तो बाबू n रहा ये, p रहा ये। अगर मान लीजिए रे यहाँ है तो n रहा ये, p रहा ये, बोलो। और अगर मान लीजिए रे बिल्कुल यहाँ है तो क्या n और क्या p, लगभग नहीं लग रहा है कि जाके सट गया उससे। तो हम एक बार फिर से वही बात बोलेंगे कि सिंस द रे इज पैरेक्सियल, सिंस रेज आर पैरेक्सियल, तो n इज वेरी नियर टू, तो जहां n है हम उसकी जगह p भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम रखते हैं 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ डिवाइडेड बाई पी सी। क्लियर है? अरे बोलो, अब तुम मुझको बताओ बच्चों, पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो क्या हम अब 1/2 तो खैर लिख लेते हैं,
पीएफ की जगह पे एफ लिख दें, लेकिन देखिए आपसे गलती हो गया। पीएफ आपको इधर ना जाना है, और इधर के सारे डिस्टेंसेस कभी भी वैल्यूज पुट करेंगे ना डेरिवेशन के समय, हम हमेशा साइन कंसीडर करेंगे। तो जब पीएफ को हम लोग फोकल लेंथ के टर्म में लिखने जा रहे हैं तो एफ नहीं, इसको क्या लिखना होगा? अब जल्दी बताइए पीसी क्या है? अरे पीसी क्या है? तो पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर ना है। बोलो प्लस आर की माइनस आर? तो माइनस आर, क्योंकि मिरर के सामने है। ये कट गया नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल डेरिवेशन के दौरान क्या करेंगे, पीएफ की जगह एफ, पीसी की जगह आर है, और उसके बाद बच जाएंगे इसलिए क्योंकि साइन से साइन कट गया है, बच इसलिए जाएंगे। लेकिन आदत ये खराब है, खराब आदत है। अब बताइए इस आर को उधर लेके जाइए तो r/2 हो जाएगा। तो f बराबर हो गया r/, यानी कि ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा होता है। क्लियर है? आधा होता है। अब एक बात और सुनिएगा, मान लीजिए अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ने कह दिया कि आप इसको प्रूफ करिए, लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ मत करिए। किसके लिए करिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए करिए। तो अब आप रट के तो आप ये गए हैं, और आ गया एग्जाम में ये वाला आ गया, तो घबरा जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं। 1 मिनट देखो जल्दी से, आप रे को भेजिएगा। मान लिया जाए यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल होगा वो ऐसा ही ना होगा। अब अगर आप रे को रिफ्लेक्ट कराइएगा तो वो इधर की तरफ जाएगा, और हम इसी को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो कहाँ के मिलेगा बताओ? कहीं फोकस पे मिलेगा। अब अगर मैं पी छूट गया है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये भी क्या होगा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल आई बराबर एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बाबू अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, ये बराबर होता है। क्लियर? और बच्चों अगर ये थीटा तो ये कितना? 2 थीटा। यहाँ पर भी हम वो सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इसको मिला देंगे। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ भी थीटा और 2 थीटा है कि नहीं? एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही है, बस पिछली बार इधर था, अब की बार यहाँ पर भी हम tan थीटा करेंगे। अरे बोलिए, तो यहाँ पर भी tan थीटा आएगा mn डिवाइडेड बाई nc। देखो पिछली बार भी आया था, mn डिवाइडेड बाई nc आया था। यहाँ पर भी जब हम लोग tan 2 थीटा करेंगे तो mn डिवाइडेड बाई nf आएगा। अब देखिए आया था, कहाँ गया? mn डिवाइड nf आया था। तो यहाँ पर भी चूंकि ये रे पैरेक्सियल है तो ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यानी थीटा वेरी स्मॉल, यानी tan थीटा की जगह थीटा, tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा। डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हुआ ना कि रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा यहाँ तक में। नहीं, यहाँ तक में रत्ती भर भी फर्क नहीं। सब कुछ लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली सेम जाएगा। बस ये जो 1/2 इज इक्वल टू PF अपॉन PC आया था ना, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अब की बार PF जो होगा वो +F और PC जो होगा वो +R, क्योंकि ये मिरर के पीछे हैं, एंड मिरर की पीछे वाली चीजें आर मेजर्ड विथ पॉजिटिव साइन। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी F बराबर आया R/, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, रिजल्ट एग्जैक्टली और डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेम ही है। अंतर है तो बस रे डायग्राम में। कॉनकेव के केस में सब सामने का तामझाम था, कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में पीछे बन रहा है। क्लियर है? जाके ये आज ही एकदम बिल्कुल अपने से डिराइव करिएगा। बिल्कुल ये 2 नंबर में पूछता है, बिहार बोर्ड भी पूछता है, CBSE भी पूछता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।